अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। पिछले चैप्टर में या पिछले क्लास में जो है वो हमने क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस जो है वो कैसे होती है। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, इंटरफेरेंस को हमने देखा था कि इंटरफेरेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेव्स हों तो फिर इंटरफेरेंस इफेक्ट जो है वो होता है। और इंटरफेरेंस जो है वो दो किस्म की हो सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है और दूसरी जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक वेव दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड को रीइंफोर्स करती है, बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि दो वेव्स मिले तो उससे जो रिजल्टेंट वेव बने उसका एम्पलीट्यूड उन दोनों से ज़्यादा हो इंडिविजुअली। अच्छा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि दो वेव्स ऐसे मीट करें एक दूसरे से कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो वो उन दोनों इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड से कम हो। ठीक है, तो उस किस्म की इंटरफेरेंस को कहा जाता है कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। उसके बाद हमने देखा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसने इस डबल स्लिट जो दो स्लिट्स उसने लगाई थी, वो क्यों उसने लगाई थी दो स्लिट्स, और उसका जो सारा सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वो क्यों उसने इस किस्म का सेटअप किया हुआ था, वो इस वजह से किया हुआ था ताकि उसको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मिल जाए, और उसमें जो फेज डिफरेंस हो वो भी क्या हो, वो कांस्टेंट हो। ठीक है, और एक ही अगर वो लाइट यूज कर रहा है, एक ही उसने सोर्स, चूंकि लाइट की एक ही सोर्स थी और फिर उनको उसने एक स्लिट में से गुजारा, फिर आगे जो है दो स्लिट में से गुजारा, तो दो वेव फ्रंट्स बने, फिर उनमें इंटरफेरेंस हुई। तो इस तरीके से उसने उन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। कौन सी कंडीशंस? के वेव जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, वेव जो है वो कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए वेव्स की, और तीसरा क्या था कि जो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आखिर में हमने क्या निकाला था? आखिर में हमने पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन निकाली थी, और उनकी पोजीशन के बाद ये देखा था कि बिल्कुल लास्ट में जो है इस चीज़ के ऊपर हम आ गए थे कि कैसे जो है वो क्या होना चाहिए, कैसे कैसे आप फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो निकाल सकते हैं। तो फ्रिंज स्पेसिंग का क्या मतलब है? फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि लेट से कि ये आपके पास कोई पैटर्न बन रहा है स्क्रीन पे। ये पिंक कलर की जो लाइट है ये लेट से ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरी जो है ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, और ये क्या है? डार्क फ्रिंज है। अच्छा, ये क्या है? ये सेंट्रल ओ है। वो जो स्क्रीन से ये देखेंगे ना, ये वाला जो ये इस पॉइंट पे जो स्पॉट बन रहा था वो ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, तो वो ये सेंट्रल ओ है। और इसको कहते हैं जीरोथ ऑर्डर जो है ये फ्रिंज है, जीरोथ ऑर्डर फ्रिंज। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है, ये फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है, ये सेकंड ऑर्डर फ्रिंज है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट ऑर्डर। फिर ये सेकंड ऑर्डर जो है वो डार्क फ्रिंज है, ये सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है। तो इस तरीके से ये फ्रिंजेस बन रही हैं। अब फ्रिंज स्पेसिंग आप कैसे निकाल सकते हैं, या फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब क्या है? फ्रिंज स्पेसिंग का ये मतलब है कि एक ब्राइट फ्रिंज से, यानी कि ये जो फ्रिंज है ये ब्राइट फ्रिंज है, इससे दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक का जो कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, इसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो ये कहलाती है फ्रिंज स्पेसिंग, यानी कि दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, स्पेस कितनी है, तो उसको कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पता है और जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज पता है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज में से जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज को माइनस कर देंगे तो आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज का पता है, या फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज का भी अगर आपको पता है, तो आप इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये वाली स्पेस पता चल जाएगी कि इन दोनों के दरमियान स्पेस कितनी है। तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या है? फ्रिंज स्पेसिंग है कि फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है,
दो कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंज हो या दो कंजेक्टिव डार्क फ्रिंज हो, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये फ्रिंज स्पेसिंग है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ब्राइट फ्रिंज है, ये जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है। इन दोनों को माइनस किया तो फ्रिंज स्पेसिंग आपके पास ये आ गई है। ठीक है, सिमिलरली फ्रिंज स्पेसिंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, ये ऊपर ब्राइट फ्रिंज के बारे में है, नीचे डार्क फ्रिंज। तो सेकंड ऑर्डर में से आपने फर्स्ट ऑर्डर को माइनस किया डार्क फ्रिंज में से, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब आप देखेंगे इसमें कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो ब्राइट फ्रिंज में, इसमें, और फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डार्क फ्रिंज में, दोनों में जो स्पेसिंग है वो क्या है, वो सेम है, एल लैम्डा अपॉन डी, एल लैम्डा अपॉन डी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये दो डार्क फ्रिंज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है और जो दो ब्राइट फ्रिंज हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये था फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा, इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने देखना है वो क्या है, वो है हमारा आज का टॉपिक, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। अच्छा, आप कभी मैकेनिक की दुकान पे गए हैं बाइक ठीक करवाने, या कभी गए हैं आप यस सर, बिल्कुल गए। मैकेनिक की शॉप पे गए हैं? आप देखते हैं कि जो मैकेनिक की शॉप है अगर वो थोड़ी सी जहाँ पे वो बाइक की सफाई वगैरह कर रहा होता है या सर्विस कर रहा होता है, तो अगर वो फर्श गीला हो तो आपको क्या नज़र आती है, वहाँ पे आपको लाइट नज़र आती है, और लाइट जो है वो रेनबो कलर्स में आपको नज़र आती है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि आपने ज़मीन पे देखा हो तो आपको रेनबो कलर्स जो है वो ज़मीन पे नज़र आ रहे हो, अगर कोई ऑयल गिरा हुआ है या ग्रीस गिरी हुई है? हाँ सर, यस सर, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है ना, तभी थोड़ा थोड़ा दिखता हाँ, है। जब लाइट उस पर पड़ती है। इसी तरीके से कभी आपने देखा हो कि सर्फ है, सर्फ के बबल्स हों, या सोप है, साबुन है, उसके अगर बबल्स बन रहे हो और उसके ऊपर लाइट पड़े तो उसमें से भी आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? सर होता है। हाँ, तो यही जो इफेक्ट है ये क्या कहलाता है, ये इंटरफेरेंस है इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स क्यों कह रहे हैं इसको, थिन फिल्म्स इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बारीक किस्म की लेयर होती है। ठीक है, जैसे एक पानी जमीन पे गिरा हुआ है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा ऑयल गिर जाए या ग्रीस गिर जाए, तो पानी के ऊपर ऑयल है या पानी के ऊपर ग्रीस है, तो एक पानी की सरफेस है और एक उसके ऊपर जो है वो ऑयल की लेयर आ गई है, तह चढ़ गई है। ठीक है, तो ये दो मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ठीक है, या एक एयर की आप कह लें कि एक एयर मीडियम है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो ऑयल है या सोप बबल है। तो वो क्या है, वो दो दो किस्म की वो लेयर्स हो गई। ठीक है, एक एयर की लेयर है और एक दूसरी किसकी है, सोप की लेयर है या ऑयल की लेयर है या ग्रीस की लेयर है। तो अब इनमें क्या होगा, इनमें जो है इंटरफेरेंस इफेक्ट होता है। वो इंटरफेरेंस इफेक्ट कैसे होता है वो अब हम देखते हैं। तो इफेक्ट कुछ इस तरीके का है, ये आप देखेंगे, ये आपको एक नज़र आ रही है, ये स्क्वायर एक बना, रेक्टेंगल एक बना हुआ है ये, और ये रेक्टेंगल जो है ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ। अच्छा, ये थिन फिल्म है। थिन फिल्म का मतलब क्या है कि ये एक बारीक सी लेयर है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसको एक मोटी सी लेयर बना के दिखाया गया है ताकि हम इसको स्टडी कर सकें, लेकिन होती क्या है, ये बहुत ही बारीक सी लेयर होती है। जैसे एक पानी है, पानी के ऊपर अगर आप ऑयल को गिरा दें तो उसके ऊपर जो ऑयल की लेयर बनती है वो बहुत बारीक लेयर होती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। या एक साबुन है, साबुन का अगर बबल बन रहा है तो उस बबल की कितनी थिकनेस होती होगी, बहुत बारीक होती है। ठीक, तो ये जो फिल्म्स हैं ये कहलाती हैं थिन फिल्म्स। ठीक है। अच्छा, अब इन थिन फिल्म्स जो हैं इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मुख्तलिफ होता है। हर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुख्तलिफ है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, ऑयल फिल्म का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ है, उसकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो एन एयर है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। गिलास की क्या होती है, आई थिंक 1.5 होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये थिन फिल्म है, इसका जो है वो मुख्तलिफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और लेट से उसको कहा जा रहा है कि वो एन है। अब क्या है कि अब जो है ये ऊपर जो है एयर है और नीचे जो है कोई थिन फिल्म है जिसकी जो थिकनेस है वो टी है।
ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो एन है। सही है। अब क्या है, अब एक लाइट आई है और वो लाइट जो है वो आके इंसिडेंट हुई है। लाइट आके क्या हुई है, लाइट आके इस सरफेस के ऊपर, जो थिन फिल्म की जो सरफेस है, इसके ऊपर आके इंसिडेंट हुई है। अब क्या होगा कि इस वेव का, ये जो वेव है इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ओ से ए ये आई इंसिडेंट वेव है, और फिर ए से बी, इस ओ ए वेव का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, और वो आपको रेड कलर के एरो से नजर आ रहा है, ये बी। ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई है। और इसका कुछ पार्ट, इस ओ ए वेव का कुछ पार्ट क्या है, वो ट्रांसमिट हो गया है। वो क्या हो गया है, वो ट्रांसमिट हो गया है। ट्रांसमिट होने का मतलब क्या है, वो दाखिल हो गया है किसके अंदर, दूसरे मीडियम के अंदर, जो कि मीडियम क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है और उसकी थिकनेस क्या है, टी है। इसमें अब लाइट वेव जो है वो एंटर हो गई है। अब आप 9th क्लास में जो है ये सब पढ़ के आते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है। ये जो वेव्स के इफेक्ट होते हैं, ये वेव बिहेवियर है, ये आप पढ़ के आते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, क्या होता है रिफ्लेक्शन, है बेटा, रिफ्लेक्शन क्या होता है। सर से कोई रे है वो सर, इंसिडेंट्स रे से सर टकरा कर फिर सर वापस ब्रेकआउट हो जाए, हाँ, बाउंसिंग वेरी बैक हो गुड जाए। वेरी गुड। क्या है कि किसी मीडियम के ऊपर आगे वेव पड़ी है, और दोबारा क्या है, उसी मीडियम में चली जाए। ठीक है, यानी सरफेस से टच हो और वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, बाउंस बैक हो जाए। तो उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब ये अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाऊं, ये इसको एनोटेट करूं, तो ये क्या है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये ये थीटा। और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये वाला। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैं आई से लिख देता हूँ, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि आर से मैं लिख देता हूँ। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जो है वो जब किसी दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होगी, तो वो बैंड हो जाती है। बैंड हो जाती है, क्या होती है, लाइट बैंड बैंड हो जाती है। थोड़ी सी जो है अपनी जो बैंड पाथ है उसको चेंज कर देती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, यानी कि आप ऐसे मीडियम में पहले थे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, और आप उस मीडियम में दाखिल हो रहे हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन एयर क्या है, 1 है। यहाँ पे जो थिन फिल्म है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एन है, और ये 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है। तो ऊपर जो है वो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और नीचे जो है ये थिन फिल्म है ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आप रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है, रेयर, आप इससे आ रहे हैं डेंसर मीडियम में, ये डेंस है। रेयर से आप कहाँ आ रहे हैं, डेंसर में। ठीक है, रेयर मीडियम से आप आ रहे हैं डेंसर मीडियम में, तो लाइट रे जो है वो बैंड हो जाएगी। बैंड होगी लेकिन टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल एक ड्रॉ करूँ, जैसे ये लाइन है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स दी नॉर्मल जो है वो ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। और अगर मैं यहां से डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाऊं, जैसे ये जा रहा हूं, तो पहले लेट से लाइट ऐसे थी, वेव ऐसे जा रही थी। अब जो है जब वो इधर रेयर मीडियम में जाएगी डेंस से, तो फिर वो ऐसी हो जाएगी। और यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एंगल छोटा था, थीटा, और यहाँ पे जो एंगल बन गया है वो बड़ा हो गया है। तो ये जो बेंड हुई है लाइट, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर बेंड हुई है, इसके करीब बेंड नहीं हुई है। लेकिन जब आप रेयर से डेंसर में आ रहे हैं, तो ये जो रे जो बेंड हुई है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। ठीक है, ये सब पढ़ के आए हुए ना आप, ये पढ़ा हुआ तो है ना आपने, कि रिफ्लेक्शन यस सर, रिफ्रैक्शन बिल्कुल क्या पड़ा होता हुआ है। है। हाँ, तो मैं ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ, इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहिए, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो इसमें आप देखें कि ये एक लाइट थी, वो लाइट ओ ए क्या हुई है, वो आके इंसिडेंट हुई है, और इस पार्ट ऑफ दिस लाइट वेव, इस वेव का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया है, और कुछ जो है वो क्या हो गया है, वो ट्रांसमिट हो गया है। ये जो आपको ए सी नज़र आ रहा है, ये ट्रांसमिट हो गई।
अब ये ए सी का कुछ पार्ट जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया है, जो आपको रेड लाइट से नजर आ रहे हैं, और पार्ट ऑफ इसका कुछ पार्ट जो है वो क्या है, वो ट्रांसमिट हो गया है, बाहर निकल गया है, दूसरे मीडियम में एंटर हो गया है। ठीक है, लेट्स से ये एयर है और वो दोबारा एयर में एंटर हो गया है। ये नीचे जो है ये भी क्या है, एयर मीडियम आप कह लें, एयर है। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ दिस वेव, ये ब्लू कलर का जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है लाइन, ये क्या है, ये कुछ ट्रांसमिट हो गई है और कुछ जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई है दोबारा। सही हो गया। अब क्या होगा कि अब इस वेव का जो यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है वो जब इस सरफेस से टकराएगी, तो कुछ पार्ट जो है वो इस वेव का जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो आपको येलो लाइट से नजर आ रहा है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो इस वेव का वो ट्रांसमिट हो जाएगा, जो आपको ब्लू लाइट से नजर आ रहा है, डी ई। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो वेव्स हैं, एक ए बी और दूसरा क्या है, डी ई। ये दो वेव्स हैं, इन दोनों वेव्स के दरमियान क्या होगी, इंटरफेरेंस होगी। और उस इंटरफेरेंस के नतीजे में आपको जो है वो क्या नज़र आती हैं, ये थिन फिल्म्स जो हैं, इसमें आपको ये मुख्तलिफ किस्म के लाइट कलर्स नज़र आते हैं। ठीक है, आप जो है अपना सर इधर उधर करके देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ लाइट के कलर्स नज़र आते हैं। ठीक है, या क्या हो, सूरज की रोशनी या कोई लाइट सोर्स आप उस थिन फिल्म के ऊपर लगा रहे हैं, तो उस लाइट सोर्स की डायरेक्शन को आप चेंज करें तो आपको जो कलर्स हैं वो चेंज होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है एक जो सोचने वाली बात है या बताने वाली बात है वो ये है कि इसमें अब आप देखेंगे क्या हो रहा है इसके अंदर, कि ये चीज़ आपको एक याद रखनी होगी कि जब भी जो रे ऑफ द लाइट है, कोई लाइट की रे है, जब वो रेड से डेंसर मीडियम में जा रही है और उस सूरत में अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, अब देखें ये एयर मीडियम है, ये वाली जो सरफेस है ये एयर की सरफेस नहीं है, ये थिन फिल्म की सरफेस है। इस थिन फिल्म की सरफेस से ये लाइट टकराई है और टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, टकरा के क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। तो अगर इस थिन फिल्म की जो आप समझ लें सरफेस से अगर लाइट टकरा के वापस हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसका फेस चेंज हो जाएगा। इसका फेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फेस चेंज होने का मतलब क्या है, कि अगर यहाँ पे जो है वो क्रस्ट आके टकराया था, लेट से कि यहाँ पे जो है वो इस तरीके से क्रस्ट आके टकराया था ये, तो जब यहाँ से ये निकलेगा तो ये क्रस्ट नहीं होगा बल्कि ये ट्रफ, ट्रफ बन के निकलेगा। ये टफ। क्रस्ट जो है ये ट्रफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये 180 डिग्री जो है वो फेज शिफ्ट हो गया है। तो ये कब होता है, ये उस सूरत में होता है कि जब लाइट आके हिट करे ऐसे मीडियम पे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये ऊपर लाइट जो है वो एयर में थी, एयर से वो किसकी सरफेस से टकराई है, थिन फिल्म की सरफेस से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन है, और वो एन एयर से ज्यादा है। तो इसमें जो ये वाली लाइट होगी इसका फेज शिफ्ट हो जाएगा, और कितना डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी जो क्रस्ट है वो ट्रफ में तब्दील हो जाएगा, और अगर ट्रफ है तो वो क्रस्ट में तब्दील हो जाएगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो लाइट है जो यहाँ से आई है, अब ये जो ट्रांसमिट हुई थी और ये ट्रांसमिट होके फिर ये रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको एयर मीडियम है, तो ये एयर मीडियम की सरफेस होगी। ठीक, तो अब क्या होता है इस सूरत में, क्या है कि इस सूरत में कि जब लाइट जो है वो टकराए किसी एड ऐसे मीडियम से कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो, लाइट से ये एयर फिल्म है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन है, ये बड़ा है। यहाँ जो एन एयर है ये क्या है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऊपर वाली की निस्बत छोटा है। तो जब ये इसकी सरफेस से टकराया यहाँ पे, और यहाँ से जब ये वापस हुई है, बाउंस बैक हुई है, तो यहाँ पे फेस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर क्रस्ट आके टकराया था तो ये क्रस्ट ही दोबारा क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, क्रस्ट ही क्या होगा, दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब ये लाइट यहाँ से अगेन ट्रांसमिट होगी, जब यहाँ से अगेन लाइट जब ये ट्रांसमिट होगी, तो ये ट्रांसमिट जो होगी तो ये क्रस्ट ही ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। अब इसमें जो है वो फेज शिफ्ट नहीं है इस वाली लाइट में, तो यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। ठीक है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट है, इसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, इसमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, इधर से जो रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट, वो अगर क्रस्ट यहाँ पे था तो वो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रस्ट ही होगा, और फिर ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आगे ट्रांसमिट हो जाएगी।
ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा भी था वो, मैं दिखा दूँ आपको। ये ये क्यों होता है? फिजिकली दिस हैपन बिकॉज द डेंसर मीडियम रेजिस्ट द ऑसिलेशन मोर स्ट्रांगली। जो डेंसर मीडियम होता है, जैसे एक रेयर मीडियम है एक डेंसर मीडियम है, वो क्या करता है, ऑसिलेशन को रेजिस्ट करता है स्ट्रांगली। तो उससे क्या होता है कि अगर आप ऑसिलेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं तो फिर क्रस्ट जो है वो क्या होता है, वो जो वेव होती है रिफ्लेक्टेड वेव वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट होने का मतलब क्या है, क्रस्ट जो है वो ट्रफ में तब्दील हो जाएगा, और ट्रफ जो है वो क्रस्ट में तब्दील हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही सोच सकते हैं कि एक धागा है, उस धागे का एक सिरा आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा जो है वो कहाँ पे है, वो किसी जगह आपने जो है वो बांधा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ अगर एनोटेट करूँ, तो ये कोई धागा है और ये आपके हाथ में है, ये एक सिरा इसका बंधा हुआ है यहाँ पे, और एक सिरा आपके ये हाथ में, ये मैं हाथ बना देता हूँ। ये कोई हाथ हाथ में, अब आप जब इसको हिलाएंगे इसको, तो इधर क्या बनेंगे, ऐसे ऐसे इसकी वेवलेट्स बनेंगे। ठीक है। वे बने। ठीक है, और जब ये यहाँ से इधर आए, अब ये नीचे क्रस्ट है, जब ये वापस आएगी वेव, तो ये क्रस्ट जो है ये ऐसे ये ट्रफ में तब्दील हो जाएगा, और फिर ये इस तरीके से ये ऐसे वापस आएगी। ठीक है, यानी क्रस्ट जो है आपका ट्रफ में तब्दील, तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया इसमें। तो बिल्कुल यही केस होता है यहाँ पे। सही है, जब आप रेयर से डेंसर मीडियम में आते हैं। अब आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे अब आपने देखना है कि यहाँ फेज शिफ्ट इस वाली जो ए बी रे है, इसका फेज शिफ्ट कितना था, 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, और दूसरी वाली का फेज शिफ्ट कितना है इसका, 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, तो अब इन दोनों के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कब होगी। अब आप पहले तो ये देखें ना कि इसमें पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए है, पाथ डिफरेंस क्या होगा। पाथ डिफरेंस का मतलब देखें कि इस ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव इसने कितना डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये वाली जो वेव है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप मुझे जरा ये बताएं कि कौन सी वेव है जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और है ना। ए बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या डी ई ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल डी किया ई। है? डी ई ने। डी डी ई। ई ने, ठीक है। ए बी तो क्या थी, ये ओ ए आई, और ये आके रिफ्लेक्ट हो गई ए बी। जबकि डी ई क्या है, डी ई ओ ए से आई, और फिर ए से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। तो इसने ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज्यादा ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो चूंकि इसकी जो थिकनेस है वो टी है, तो एक टी ये हो जाएगा, और एक टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस इसने ज्यादा ट्रेवल किया है, 2T। ठीक है, 2T। 2T डिस्टेंस इसने जो है वो ज्यादा ट्रेवल किया है इसने। तो 2T जो है वो पाथ डिफरेंस आ गया। अब ये 2T जो है ये किसके बराबर हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, कितने लैम्डा के बराबर हो, हाफ ऑफ दी वेवलेंथ के बराबर हो, या पूरी वेवलेंथ के बराबर हो, या डेढ़ वेवलेंथ के बराबर हो, कितनी वेवलेंथ के बराबर होगा पूरी सर। है। पूरी वेवलेंथ। पूरी वेवलेंथ पूरी वेवलेंथ के बराबर हो तो क्या होगा, से कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। आप जो है इसको पिछले रिजल्ट के साथ जो है वो मिला रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, आप इसकी बात कर रहे हैं यहाँ, ये इसकी बात कर रहे हैं ना आप, ये कि पूरी लैम्डा के बराबर हो, पाथ डिफरेंस जो डेल्टा है ऐसे वो एम लैम्डा के बराबर हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, लेकिन ये कब था, कि जब यस जो सर। है, ये आप जरा सा सोचेंगे इसमें, अब आप अगर सोचें इसमें तो आपको फिर नजर आएगा कि ऊपर वाले केस में तो पूरा लैम्डा जब पाथ डिफरेंस था, तो उस सूरत में क्या हो रहा था, उस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही। और अगर आधे लैम्डा की वे पाथ डिफरेंस आ रहा था, तो उस सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, पिछले केस में हाइजीन्स प्रिंसिपल में या इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में।
लेकिन थिन फिल्म्स में ऐसा नहीं होता। थिन फिल्म्स में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? थिन फिल्म्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? कि जब ये पाथ डिफरेंस हाफ ऑफ द वेवलेंथ के बराबर हो, m+1/2 लैम्डा। ये आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से है कि आप यस। देखेंगे कि यहाँ पे फेस शिफ्ट कितना था, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे फेस शिफ्ट कितना है, यहाँ पर 180 डिग्री। और यहाँ पे फेस शिफ्ट कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री है, 0 और दूसरा कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये 180 डिग्री है और ये वन कितना एटी है, 0 डिग्री है। तो पाथ डिफरेंस जो है वो अगर कितना हो, हाफ वेवलेंथ हो। हाफ वेवलेंथ का मतलब क्या है? कि आधी वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस हो। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले से ही जो है वो क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हो गया है, तो आधा डिस्टेंस तो ये हो गया जो क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हुआ है। ठीक है, तो बाकी आधा रह गया। ठीक है, तो जब वो आधा डिस्टेंस जो है पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस जो है वो आधी वेवलेंथ होगी, तो ये एक कंप्लीट वेवलेंथ बन जाएगी। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? यस सर। देखें इसको ऐसे आप समझें कि ये जो वेव है, ये जो पहले ए बी जो रे बन रही है ये वाली, ये ऑलरेडी जो है वो 180 डिग्री या आधा डिस्टेंस इसने ऑलरेडी कवर कर दिया है। 180 डिग्री का मतलब क्या है? कि ये ऑलरेडी जो है वो क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हो गया। अब पूरी वेवलेंथ के लिए, जैसे आप जानते हैं जो कंप्लीट वेवलेंथ होती है वो कितना होता है, 360 डिग्री। 360, यस सर। है ना? ये हाफ है वो फुल। हाफ तो ये पहले हो गया है। तो इसमें फिर जो है चूंकि 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो ये जो पाथ पाथ डिफरेंस जो होगा, ये इसको आधी वेवलेंथ होना चाहिए। तो जब ये आधी वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब क्या है कि 180 ये हो जाएगा। और ये 180 जब प्लस हो जाएंगे तो ये कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगी। तो उस सूरत में फिर क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये उस सूरत में यस फिर क्या सर। हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो 2t है, जो कि ये पाथ डिफरेंस है, इसको कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, m+1/2 लैम्डा। तो अगर ये 2t जो है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, ये आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी के लिए क्या वेवलेंथ में। होगा, पूरी वेवलेंथ। ठीक है, तो पूरी वेवलेंथ एम लैम्डा, ये 2t जो पाथ डिफरेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए, एम लैम्डा के, लैम्डा। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ के। ठीक है, तो ये इंटेग्रल मल्टीपल तो ये होगा, तो एक वेवलेंथ ये हो गई, और आधी वेवलेंथ जो है ये 180 फेज शिफ्ट से आ जाएगी, तो ये डेढ़ वेवलेंथ हो जाएगी। तो डेढ़ वेवलेंथ जब होगी, या आधी वेवलेंथ होगी, या ढाई वेवलेंथ होगी, या 3.5 वेवलेंथ, तो उसका मतलब क्या होगा, फिर उसमें क्रस्ट के नीचे ट्रफ आ जाएगा, या ट्रफ के नीचे क्रस्ट आ जाएगा, और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो ये था आपका जो है, आप समझ सर लीजिए कि ये क्या है आपकी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के। थिन फिल्म्स में जो है वो इंटरफेरेंस किस तरीके से होती है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये था कि सर जो थिन फिल्म में जो सर वो रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो सर वेब गोर्स होंगे या कुछ मुख्तलिफ होंगे? बेटा जो अगर विजिबल लाइट है और विजिबल लाइट के कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो वेब गेयर ही होंगे। ठीक है, अच्छा ये 7 कलर है ना, सर ऐसा नहीं इसमें है तो कि सर ये येलो। 7 ही कलर होते हैं जो आप, जाहिर है आप कोई कलर बॉक्स लेते हैं तो उसमें आपको 7 से ज्यादा कलर भी नजर आ जाते हैं। तो वो 7 से ज्यादा जो कलर आपको नजर आ रहे होते हैं, तो बुनियादी कलर्स यही हैं, विजिबल कलर्स। ठीक है, बाकी इनके कॉम्बिनेशन से जो है वो दूसरे कलर्स बनते हैं। ठीक है, तो जो आपको थिन फिल्म में कलर्स नजर आएंगे वो रेनबो कलर्स ही नजर आएंगे, जो कि विब ग्योर है। और दूसरी एक आम चीज भी मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि अगर कोई लाइट है जो कि ट्रेवल कर रही है, तो दो मीडियम्स में अगर वो ट्रेवल कर रही है, लेट से एक मीडियम जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 है। तो उस सूरत में आप क्या देखेंगे, उस सूरत में क्या है कि यहाँ पे जो वेव जो लाइट ट्रेवल कर रही है,
वो किस उससे ट्रेवल कर रही है वो, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 है। जब वही लाइट इसमें एंटर हुई है, 1 मीडियम से 2 मीडियम में आई है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो आप वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 नहीं है बल्कि लैम्डा 2 है। और ये वेवलेंथ जो है इसकी चेंज हो गई है। ठीक है। पहले जो है ये आप हाफ ऑफ द वेवलेंथ देखेंगे कि इसका साइज बड़ा था। अब यहाँ जो हाफ ऑफ द वेवलेंथ है उसका साइज आप देखेंगे, वो साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है। तो ये है क्या असल में, कि जब कोई वेव जो है वो ट्रेवल करती है किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आएगी या डेंसर टेंशन से में। रेयर में आएगी, तो उस सूरत में उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। जो वेव है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है। और लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। ठीक है। या उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है और लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर जो है स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे इसकी जो, क्योंकि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v क्या है, इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा। ठीक है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, v/f। v/f यही होगा ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू v/f। ये और तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, और अगर आपकी लैम्डा बढ़ रही है, लैम्डा अगर आपकी बढ़ रही है, तो फिर आपकी जो स्पीड है ये क्या हो जाएगी, ये चेंज होगी। ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आपकी लैम्डा और वी जो है ये चेंज होगी। या आप इसको अगर इस तरीके से लिखें, एफ इज इक्वल्स टू, एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा भी। वी अपॉन लैम्डा, वी अपॉन लैम्डा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर एफ जो है ये चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट रह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर लैम्डा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पीड कम। स्पीड क्या होगी, स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज डिक्रीज होगी। होगी। तो फिर तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सर इंक्रीज। सर फिर इंक्रीज होगी। इंक्रीज सर होगी। ठीक है। रिलेशनशिप। ये फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो यस। इसका मतलब क्या है कि अगर v बढ़े तो लैम्डा भी बढ़े, ताकि इसका रेशो सेम रहे। बढ़िया। v कम हो तो लैम्डा भी कम हो, ताकि इसका जो रेशो है वो क्या रहे, सेम रहे। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम जो है। है वो चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो है वो वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब वेवलेंथ चेंज होती है तो तो फिर क्या होता है, तो फिर जो वेव है उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज होती है। मुख्तलिफ मीडियाज में जो वेव होगी उसकी स्पीड चेंज होगी। जैसे साउंड वेव्स हैं, आप साउंड वेव्स के बारे में आप सब जानते ही हैं कि साउंड वेव जो है वो, अगर आप एयर में साउंड, एयर मीडियम हो, तो साउंड की वहाँ पे स्पीड क्या होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ऐसी ही है, तीन सौ यस सर। बत्तीस मीटर पर सेकेंड लेकिन वाटर में कितनी होती है इसकी, 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसकी 5 टाइम्स जो है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, 1500 मीटर्स बढ़ पर जाए। सेकेंड। फाइव, मैं आई थिंक 1500 ही है या जो भी है, इसमें क्लियर नहीं हो, लेकिन ये जरूर है कि लाइट जो साउंड वेव्स हैं उसकी वाटर में स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, तो अब जाहिर है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुख्तलिफ है। तो उससे फिर क्या होगा, जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, रेयर से डेंसर मीडियम में आए, तो फिर क्या हुआ कि वेव की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। वेव की स्पीड जब चेंज होगी तो उसकी वेवलेंथ भी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, वो सेम रहती है। सही हो गया। अच्छा, जो साउंड है उसकी स्पीड जो है वैक्यूम में कितनी होती है, साउंड किसे 333 वैक्यूम में? शायद। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? नहीं नहीं सर, उसकी फ्रीक्वेंसी कर सकता है सर ट्रेवल। मीडियम के अलावा नहीं। सर नहीं से जीरो। हाँ, तो समझ गए, तो थोड़ा सोच भी लिया करें जीरो। जवाब देने से पहले। यस।
ठीक है, तो आज का ये यही है हमारा, इतना था। और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट अपना जो है न्यूटन रिंग्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा था। फिर कल हम जो है इसको पढ़ेंगे, न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।